प्रदेश परिवहन विभाग मोटर वाहन कानून की किस धारा के तहत काम करता है? तो दोस्तों एक मोटर वाहन अधिनियम आया था 1988 में। इस मोटर वाहन अधिनियम के तहत राज्यों का जो परिवहन विभाग है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम होते हैं वो अनुच्छेद, ये जो धारा है इसकी 213, इसके अंतर्गत वन विभाग काम करता है, जिसके अंतर्गत जो ओनरशिप है अर्थात जो वाहन है उसका मालिकाना होना, उसके संबंधित कागजात होना, यदि उसका कार्य ना हो तो परिवहन विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है, इन संबंधित विधियों को इस धारा में उल्लिखित किया गया है। तो आंसर होगा इसका धारा 213। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रतिभूति क्या होती है? सिक्योरिटीज, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पेपर फैक्ट्री कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का वर्तमान में नाम हो गया है नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम संभाग भी है। ठीक, इस नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल, 3 जिले शामिल हैं। और यहाँ जो है सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना स्थित है। आप पूछा जाए कि ये प्रतिभूति कागज का उपयोग किस में होता है, तो इसका उपयोग होता है स्टाम्प पेपर बनाने में। ठीक है, इसके अलावा जो सरकारी एक्सचेंज में जो गारंटीड पत्र होते हैं, ठीक, उसको बनाने में, चेक वगैरह बनाने में इन सब का यूज किया जाता है। तो ऐसे पेपर्स कहाँ बनते हैं? होशंगाबाद में बनते हैं। इसके लिए फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी ये 1962 में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के अधीन ये फैक्ट्री काम करती है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। जिस तरीके से भारत जो है कृषि प्रधान राज्य है, वैसे ही मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए भावांतर भुगतान योजना और खेत तक सड़क योजना, खेत तीर्थ योजना, कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। और इन्हीं में से जो सफलता को दिखाने वाला एक आंकड़ा है 2020-21 के सर्वेक्षण में कि फसल क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी? तो 19.9% हुई थी। ध्यान रखिएगा, जब देश और पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रही थी तब कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें हमारी जो कार्यकुशल आबादी है, रोजगार प्राप्त करने की आबादी है, तो एकमात्र क्षेत्र जो कृषि था, जो सारे रोजगार के धंधे, रोजगार के जो व्यवसाय के कार्यक्रम है सब बंद हो चुके थे, लेकिन खेती, कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो विराम नहीं हुआ, इसमें इसके सारे कार्य चलते रहे, क्योंकि अनाज की प्राप्ति हमारे भोजन के लिए जरूरी है। तो किसानों ने अथक परिश्रम किया और जमीनों का उपयोग बढ़ा तो क्षेत्र में वृद्धि हुई, 19.9% हुई। यही कारण है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की विकास दर है, मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी है? 19.76%। और भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, वर्तमान आंकड़ा है, इनको ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76% है और भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का योगदान 4.6% है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो होने वाला है वो निर्माणाधीन है, नर्मदा एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई होगी 1265 किलोमीटर और यह 11 जिलों से गुजरेगा। ठीक, 6 लेन का होगा, 6 लेन होगा। और यह हाईवे जो होगा ये प्रारंभ होगा अमरकंटक से, और अमरकंटक क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम है। ये कहाँ तक जाएगा? अलीराजपुर तक जाएगा। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, तो पूर्वी जिले से लेकर पश्चिमी जिले तक यहाँ जो है उद्गम होता है नर्मदा का, और यहाँ अलीराजपुर के बाद गुजरात आ जाता है, जहाँ नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश करती है। तो अलीराजपुर और अमरकंटक के बीच 11 जिलों से गुजरेगी। ठीक, 6 लेन होगा, 1265 किलोमीटर लंबाई होगी। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बीना तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था?
तो दोस्तों तेल शोधक कारखाना मतलब ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन पूछ रहा है बीना का। बीना कहाँ है? सागर में है। और इस फैक्ट्री का यानी ऑयल रिफाइनरी का उद्घाटन कब हुआ था? सन 2011 में हुआ था। किसके किसके सहयोग से हुआ था? तो ओमान, ओमान एक देश है पश्चिम एशिया का, और ओमान रिफाइनरी, ठीक, कंपनी, तो जो ओमान की एक कंपनी थी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कंपनी, प्लस बीपीसीएल। बीपीसीएल का मतलब होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों के सहयोग से पेट्रोलियम शोधक कारखाने की स्थापना बीना सागर में की गई थी, ठीक, मध्य प्रदेश में, सन 2011 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा सन 2011 में, और ये जो है इसके संयुक्त सहयोगी रहे। आगे बात करते हैं, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर आप नाम सुने होंगे, ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के लिए, भगवान शिव को समर्पित। तो जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, ठीक। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव के समर्पित हैं, और खंडवा में है ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, इसको यहाँ जो है 2 ज्योतिर्लिंग एक साथ है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर कहा जाता है। यहाँ ओम आकृति का अंकन है। अब पूछ रहा है कि जल विद्युत परियोजना इनके नाम से कहाँ स्थित है? तो कहाँ होगी? खंडवा में होगी, ठीक। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो खंडवा जिले में है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? खंडवा में। खंडवा में कहाँ? मानधाता, मानधाता नामक स्थान पे इसको स्थापित किया गया है, ठीक। और यहाँ जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है इसको, नर्मदा नदी पर बांध बनाकर उसका उपयोग सिंचाई के लिए और बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। अब पूछ रहा है कुछ थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है। ये प्रश्न एमपीपीएससी मेंस के लिए भी और मध्य प्रदेश पीएससी यानी लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ जो मध्य प्रदेश की व्यापम संबंधी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये। कभी जब ये थोड़ा क्लिष्ट लेवल का पूछना होता है तो ऐसे डाटे पूछ लिए जाते हैं। पेंच ताप विद्युत परियोजना, पेंच ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? तो पेंच अभयारण्य सिवनी छिंदवाड़ा में है। वहीं जो है पेंच ताप विद्युत परियोजना भी है, इसका उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट, ठीक। ये मेगावाट एमडब्ल्यू से संकेत करते हैं। चांदनी ताप विद्युत परियोजना 177 मेगावाट है और ये कहाँ है? ये है बुरहानपुर में, ठीक। चांदनी ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? बुरहानपुर में। और ये भारत की, मध्य प्रदेश की पहली है, एमपी की फर्स्ट, एमपी का पहला ताप विद्युत प्रोजेक्ट कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत परियोजना। और इसका पहले 17 मेगावाट उत्पादन क्षमता हुआ करती थी 1953 में, बाद में जो है 177 हो गई। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसका उत्पादन क्षमता 177 है। दादा धोनी वाले पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो दादा धोनी वाले पावर प्रोजेक्ट जो है खंडवा में है। यहाँ दादा धोनी एक संत थे, उनके सम्मान में इस पावर प्रोजेक्ट का नामकरण मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये प्रोजेक्ट जो है इसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है और ये कहाँ है? ये भी खंडवा में है। झाबुआ ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है, वहां इसका निर्माणाधीन कार्यक्रम चल रहा है। झाबुआ में कितनी मेगावाट क्षमता होगी? 600 मेगावाट क्षमता होगी। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, ठीक है, और तीसरे का हो जाएगा दूसरा। तो ये आंसर ये हो जाएगा, और झाबुआ ताप विद्युत परियोजना चौथा। तो ये इसका आंसर फर्स्ट, ठीक। इस प्रकार से पहला आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिला शहडोल से पृथक होकर 2003 में बनने वाला जिला था और यहाँ ताप विद्युत प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। ताप विद्युत प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट होते हैं? जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं? जहां जल से बिजली बनती है। और परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ होते हैं? जहां परमाणु ईंधन, खनिज का, रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ अमरकंटक जो ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी? तो वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक अनूपपुर में, ठीक है। कहाँ हुई थी? 1965 में हुई थी। अमरकंटक अनूपपुर में हुई थी, मध्य प्रदेश का एक
टाप पावर प्रोजेक्ट है, इसका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कृषि और संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं 3, ठीक। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या आता है? कृषि, पर्यावरण संबंधित, ठीक, पर्यावरण से संबंधित। तो कृषि के अंतर्गत, कृषि हमारा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित, डायरेक्ट, यानी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक स्रोत से जो कार्य संबंधित होते हैं वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो कृषि जो है, और कृषि से संबंधित जैसे मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, या जो कृषि संबंधित अन्य गतिविधियां हैं, ठीक, उसके अंतर्गत क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र आएगा। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? इसके अंतर्गत विनिर्माण होता है। विनिर्माण का मतलब होता है कि हम इनको, कृषि के जो उत्पाद है इनका कच्चे माल के रूप में उपयोग करेंगे। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्पाद बनते हैं उनका कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करके कुछ नई वस्तुएं बनाना विनिर्माण के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि के अंतर्गत बांस, बांस मीन्स लकड़ी, उससे कागज बनाना, तो कागज निर्माण क्या हो गया? विनिर्माण उद्योग हो गया। वस्त्र निर्माण भी क्या हो गया? विनिर्माण उद्योग हो गया। तीसरा आता है सेवा। सेवा में जैसे एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन में शिक्षा, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, ये सारी सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र हो गया। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र आप पता कर लिए। पहला है जो जमीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, प्राकृतिक संसाधन से, स्रोत से, वो प्राथमिक में आएगा। द्वितीयक में यानी इनका उपयोग करके कोई नई चीजें बनाना, उद्योग निर्माण संबंधी गतिविधियां इसमें आएंगी। और सेवा, सर्विस सेक्टर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था वाला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कोई भी संस्था की स्थापना की जाएगी, एक बाकायदा उसके लिए कानून बना है, कंपनी एक्ट, ठीक। कौन सा कानून बना है? वो कंपनी एक्ट बना हुआ है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत 14 जुलाई 2004 को मध्य प्रदेश में सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। मतलब इसमें सरकारी स्वामित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या? सरकारी स्वामित्व के रूप में एक संस्था की स्थापना स्वायत्त रूप से स्थापित करने का प्रयास 14 जुलाई 2004 को किया गया। और इसके द्वारा सड़क यानी रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, तो इसके लिए नियामक संस्था है, ठीक। ध्यान रखेंगे 2004 में हुई थी इसकी स्थापना। आगे बात करते हैं, कुछ संस्थान दिए हुए हैं और उनसे संबंधित स्थापना वर्ष लिखा हुआ है। ये प्रश्न डायरेक्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है और आगामी जो व्यापम की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इन प्रश्नों के आने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें, इनके सन और नाम, ठीक। तो मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र उद्योग निगम 1976-77, ये जो संस्था है ये कहाँ है? तो ये है इंदौर में, ठीक, क्योंकि मालवा क्षेत्र जो है वस्त्र के लिए फेमस है, ठीक। वस्त्र निर्माण, सूती वस्त्र निर्माण की राजधानी रहा है। और वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1976-77 में हुई। राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई, ठीक। इसका ध्यान रखिएगा, जो राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में कहाँ हुई? भोपाल में हुई, ठीक। तो कुछ संस्थान भोपाल में, अन्य जिलों में है, लेकिन अधिकाधिक कहाँ है? भोपाल में, राजधानी में। वित्त निगम की स्थापना 1955 में कहाँ हुई? इंदौर में। तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में वित्त निगम का मुख्यालय है, वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय है। और वस्त्र उद्योग 1976-77, वित्त निगम 1955 में कहाँ है? इंदौर में है। लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई। ये पीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में। तो लघु उद्योग विकास निगम कहाँ है? भोपाल में है। स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। इसका मिलान करेंगे आप तो पहले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा पहला, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, मतलब परिवहन के क्षेत्र में भी कुछ नियम और
प्रोग्राम बनाने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया था और यह प्रयास 2010 में किया था। यानी किसी भी राज्य द्वारा परिवहन के क्षेत्र में कोई पॉलिसी बनाई गई हो और उसके बाकायदा लक्ष्य निर्धारित किए गए हों, ऐसा प्रयास करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इसीलिए मध्य प्रदेश कई मामलों में अग्रणी राज्य है। ठीक, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और इसके अलावा सोया स्टेट भी कहलाता है, नदियों का मायका कहलाता है, हृदय प्रदेश कहलाता है। आगे बात करते हैं, वनों पर आधारित मध्य प्रदेश में प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना जो है, प्लाई बनाने का कारखाना वनों की लकड़ी से स्थापित किया गया था, ये इटारसी में, और इटारसी में स्थापित किया गया था कब? 1964 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1964 में स्थापित किया गया था इटारसी। इटारसी कहाँ है? नर्मदापुरम में है। और नर्मदापुरम किसका नाम है? होशंगाबाद का नया नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में अग्रणी प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में पूर्वी स्थानों पर, पूर्वी जिलों पर, दक्षिण पूर्वी जिले में ज्यादा वर्षा होती है, तो सर्वाधिक जिला वाला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, ठीक, कहाँ? एमपी। कहाँ होती है? पचमढ़ी में। ये क्या हो गया? स्थान के अकॉर्डिंग। तो पचमढ़ी तो जिला नहीं है, पचमढ़ी कहाँ है? महादेव पर्वत में, सतपुड़ा पर्वतमाला की महादेव पर्वत श्रृंखला में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में महादेव पर्वत पर, महादेव पहाड़ी पर पचमढ़ी हिल स्टेशन है, वहां सर्वाधिक वर्षा होती है, 252 सेंटीमीटर। ठीक, और यदि जिला पूछे सर्वाधिक वर्षा जिला, तो जिला में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आता है बालाघाट, और बालाघाट जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक चावल का उत्पादन होगा। ठीक, तो वर्षा जहां होगी तो चावल की खेती ज्यादा हुई होगी, तो ध्यान रखिएगा, बालाघाट में सर्वाधिक चावल होता है मध्य प्रदेश में। और बालाघाट के बगल में है, यानी पूर्व साइड छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सर्वाधिक चावल होता है, चावल की फसल की पुनरावृत्ति भी की जाती है। तो धान का कटोरा, चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का यदि चावल का कटोरा कहा जाए तो बालाघाट जिला को कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि किन्नौर चावल, ठीक, किन्नौर चावल जो है कहाँ का? बालाघाट का है, और इसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किन्नौर चावल बालाघाट, जिसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। और यहाँ पास पूछा गया था प्रथम जिला चावल में, तो बालाघाट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। और बालाघाट बांस के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, बांस के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक, चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। मलाजखंड तांबा खदान यही है, भरवेली मैंगनीज की खदान भी बालाघाट में है। बालाघाट न केवल कृषि में बल्कि खनिज उत्पादन के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य है। यही कारण है कि वहां की वन संपदा को बचाने के लिए, वहां के खनिज संसाधन को बचाने के लिए वहां नक्सलवादी गतिविधियां भी प्रचलित रही हैं। तो मध्य प्रदेश का नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है? बालाघाट है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों 23 जून सन 2018 को नेहरू स्टेडियम इंदौर से इस योजना का अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? नेहरू स्टेडियम से सन 2018 में किया गया था। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग के लिए, मोतियों की गलसन माला के लिए, निर्माण के लिए फेमस है? तो दोस्तों इसमें से जो जिला हो जाएगा वो जिला है, ठीक, कौन सा जिला हो जाएगा पिथौरा पेंटिंग के लिए? तो पिथौरा एक भित्ति चित्रकला है। पिथौरा जो कला है वो भित्ति चित्रकला है। भित्ति चित्रकला मतलब भित्ति चित्रकला का मतलब होता है दीवारों पर चित्र बनाकर कलाकारी को प्रदर्शित करना। ठीक, और यह जो है भील जनजाति द्वारा की जाती है, भीलों के समुदाय द्वारा ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके जो पेमा फात्या हैं, पेमा फात्या इसके प्रधान कलाकार रहे हैं। ठीक, इनका नाम विश्वविख्यात है, पेमा फात्या।
पिथौरा पेंटिंग के लिए फेमस रहे हैं। तो मोतियों की गलशन माला, पिथौरा पेंटिंग, इसके लिए कौन सा जिला फेमस है? तो दोस्तों आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी जिले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, यहाँ सर्वाधिक भील जनजाति रहती है। तो सर्वाधिक जनजाति इसमें जो पश्चिमी जिला है ये होगा जाएगा अलीराजपुर। झाबुआ होता तो वह भी होता। बालाघाट पूर्वी है, ये नहीं होगा। विदिशा मध्य में है, ये भी नहीं होगा। रायसेन भी मध्य में है। पश्चिम में होता है भील जनजाति पाई जाती है, और वही जो है जिला है अलीराजपुर। ठीक, भीलों का ही प्रसिद्ध पर्व है भगोरिया। ठीक, आगे बात करते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1960 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। तो विद्युत के लिए यहाँ ऊर्जा भवन भी स्थापित है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण पुनः हुआ है, इसलिए कुछ नाम परिवर्तित हो गए हैं। आपको नाम ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 जो हुआ करता था पहले भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हुआ करता था, और जो श्रीनगर से, ठीक, श्रीनगर से कहां तक जाता था? कन्याकुमारी तक जाता था। तो श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। कन्याकुमारी कहाँ है? तो कन्याकुमारी कहाँ है? सबसे दक्षिण क्षेत्र में, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तो यहाँ मिलाने वाला यानी पूरा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो हमारा भारत है, ठीक, इसको जो पश्चिम में है यहाँ गुजरात हो जाएगा, और इस प्रकार से ये जो हमारा भारत बन जाएगा, यहाँ पास ये सिक्किम बन गया। ये पूर्वोत्तर 7 बहनों वाले राज्य कहलाते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो हमारा ये भारत बन गया, तो यहाँ पास श्रीनगर यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक जो गलियारा था वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है। किसी जिलों को मिलाकर मैं तो ऐसे डायरेक्ट बता दिया हूँ। यहाँ इसको NH7 कहा जाता था, नेशनल हाईवे 7। अब उसी का नामकरण क्या हो गया है? नेशनल हाईवे 44। अब क्या हो गया है वो? नेशनल हाईवे 44 हमारे मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से भी ये गुजरता है, ध्यान रखिएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाला कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरता है? तो वह नेशनल हाईवे है 44। ठीक, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तक भी है। ठीक, और ये जो है मुरैना, ग्वालियर, ये इंदौर होता हुआ आगे, मुरैना ग्वालियर इंदौर नहीं जाता है, बीच से ये निकल जाता है, मतलब रीवा, जबलपुर, कटनी, यहाँ से जाता हुआ ये नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 44 ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इसका पहले नाम था NH7, अब हो गया है NH44। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बनखेड़ी, ठीक है, बनखेड़ी में। और बनखेड़ी कहाँ है? बुधनी। बुधनी कहाँ है? सीहोर में। ठीक है, तो सीहोर में ये जो है कारखाना स्थित है, बुधनी में। बुधनी वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से विधानसभा सदस्य हैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होती है? वह मिट्टी है आपकी, वह मिट्टी कहलाती है काली मिट्टी। ठीक, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, अर्थात अगर आप इसको पानी दे देंगे तो कई दिनों तक, 1 हफ्ते तक के लिए इसमें नमी बराबर बनी रहती है अपेक्षाकृत अन्य मिट्टियों के। ठीक है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, उनकी अपेक्षा काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। ये नमी और आर्द्रता को ज्यादा देर तक बनाए रखती है, इसीलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। ठीक, उपजाऊ मिट्टी है। इसको और क्या कहते हैं? इसको और बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी कहते हैं। ठीक, और रेगर मिट्टी के अलावा किसको क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास की सबसे ज्यादा खेती इस मिट्टी में होती है। रेगर मिट्टी कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, और क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली। स्वतः जुताई वाली
मिट्टी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 47% क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी है मध्य प्रदेश में? काली मिट्टी है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और ये मालवा का पठार जो पठारी एरिया है पूरा मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? पठारी राज्य है। तो इसका निर्माण जो है लावा के बनने के कारण हुआ था, बहुत प्राचीन कालिक घटनाओं के कारण। तो यहाँ जो है काली मिट्टी का क्षेत्र ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो योजना है, इसका प्रारंभ 28 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा किया गया था। तो इसको शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूलों कॉलेजों में जो है कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो 28 दिसंबर सन 2017 को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया? रेशम संचालनालय क्या है? रेशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए, रेशम कीट के पालन को बढ़ावा देने के लिए, और रेशम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए, आगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य है उसको बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर सन 1984 को रेशम संचालनालय का गठन किया गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया? तो सिल्क डायरेक्टोरेट 1 नवंबर सन 1984 को भोपाल में स्थापित है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEV तो 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो ये करंट का भी क्वेश्चन है। ये प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है या निर्माणाधीन रहा? तो ये सिवनी जिला है। सिवनी जिले में 600 मेगावाट क्षमता का जो ताप विद्युत संयंत्र है वो BH मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा वो सिवनी जिले में है और भेल के द्वारा, भेल क्या है? भेल जो है महारत्न कंपनी है। मध्य प्रदेश के संचालित पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे जो विकास है उसके लिए कई जोन, विभाग, संभाग बनाए गए। उन्हीं में से जो पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय है वो है रतलाम में। तो पश्चिम रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? रतलाम में है। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, ठीक है, ये सारे जिले इसमें शामिल होते हैं। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जोन कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में एक जोन है, कौन सा आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे, ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पमरे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जबलपुर में, JBP, ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। और भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है टोटल, ठीक। तो उनमें से एक रेलवे जोन ये है। मध्य प्रदेश में रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे बोर्ड कहाँ है? तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है भोपाल में, ठीक। इसीलिए जब वैकेंसी निकलती है तो जो बोर्ड का नाम होता है भोपाल होता है, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। और पमरे मतलब पश्चिमी मध्य रेलवे एक जोन है, इसका मुख्यालय जबलपुर में है और मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र रेलवे जोन है। और पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय रतलाम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम नदी कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश नदियों का मायका कहलाता है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी लगभग 3000 नदियां हैं, ठीक। और यहाँ जो पहली नदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई थी सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, वह कौन सी नदी घाटी परियोजना थी? तो चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना थी। 1953-54 में इसका प्रारंभ किया गया था इसको। और 1960 में गांधी सागर डैम का निर्माण किया गया था, गांधी सागर बांध, ठीक। तो गांधी सागर बांध का निर्माण मंदसौर जिले में किया गया, मंदसौर जिले में किया गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। मंदसौर जिले में गांधी सागर डैम चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना बिजली बनाने के लिए और पानी सिंचाई के लिए किया गया था। 1953-54 में इस
योजना का शुभारंभ हुआ था? तो प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है और किस स्थान से होता है? दोस्तों आप कमेंट भी करें, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं और आपके जो सुझाव हैं वो भी दे सकते हैं। हमारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई सवाल हो, उनको भी आप कमेंट में दे सकते हैं। आगे बात करते हैं।